तो जो ये हिंदी बेल्ट है, जिसको डॉक्टर रामविलास शर्मा ने हिंदी जाति कहा है, गौरव जी ने सुबह जो थोड़ा सा चर्चा किया जाति के रूप में, हर भाषा का अपना एक जाति के रूप में बंगला जाति, मराठी जाति, ऐसे करके, तो इसे एक पिछड़ा क्षेत्र समझा जाता था। जबकि आप देखें तो जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं वो हिंदी की तुलना में उनका क्षेत्र सीमित है। बंगाल को हम केवल बंगाली को बंगाल तक सीमित करते हैं, मराठी को महाराष्ट्र तक सीमित करते हैं, उड़िया को उड़ीसा तक सीमित करते हैं। ऐसे जितनी भी भारतीय भाषाएं वो अपना एक प्रदेश विशेष की ही भाषा हो। जबकि हिंदी का जो आधुनिक रूप है, जिसको हम खड़ी हिंदी बोलते हैं, कहते हैं, खड़ी हिंदी जो भाषा है, ये लगभग 9 से 10 प्रदेशों तक फैली हुई भाषा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये सारे प्रदेश जो है हिंदी भाषा भाषी प्रदेश के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो निश्चित रूप से स्वतंत्रता आंदोलन की भाषा भी खड़ी बोली रही है। गैर हिंदी क्षेत्रों के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो, सुभाष चंद्र बोस रहे हो, तिलक जी रहे हो, इन लोगों ने हिंदी की वकालत इसीलिए की थी कि हिंदी में वह शक्ति थी, वह क्षमता थी, वह समावेशी प्रकृति थी, जो पूरे देश में एक संपर्क भाषा के रूप में रहकर पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ सकती थी। ये हिंदी की अपनी ताकत थी। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर में, आज के बाजारवाद के दौर में, जबकि गला काट प्रतियोगिता चल रही है, बाजार की अपनी प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। बाजारवाद पूंजीवाद की देन है। यही पूंजीवाद लोगों में लालच पैदा करती है। यही पूंजीवाद ही लोगों को भ्रष्ट और बेईमान भी बनाती है। और आज बाजारवाद के दौर में विज्ञापन का जो दौर है, आप अगर विज्ञापन की बात करें तो आप देखते हैं कि उसमें कितनी सच्चाई है। वो सच्चाई से कोसों दूर है। सब उसके पीछे पैसे का ही खेल है। लेकिन जहां तक आप भारतीय भाषा की सामर्थ्य की बात करेंगे या उसमें हिंदी भाषा के सामर्थ्य की बात करेंगे, तो बाजारवाद जो है लोगों को हिंदी की तरफ आकर्षित कर रहा है, क्योंकि हिंदी का अपना बहुत बड़ा बाजार है। हिंदी का बहुत बड़ा बाजार है। अगर उनको अपना सामान बेचना है, माल बेचना है, तो चाहे वो जिस भी भाषा के लोग हों, उनको हिंदी में अपना विज्ञापन छपवाना पड़ेगा, हिंदी में अपना विज्ञापन देना पड़ेगा, हिंदी में उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, क्योंकि उनका माल तभी हिंदी जनता के बीच में पहुंचेगी। और हिंदी एक बहुत बड़ा बाजार है। तो हिंदी भाषा के विकास में जो जनता की शक्ति है, जिसको हम लोक की शक्ति कह सकते हैं, या लोक की शक्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम हिंदी कितना भी चिल्लाएं, अगर उसका कोई बाजार उस तरह से विकसित नहीं होगा, दुनिया को उस तरह की आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तो वह हिंदी के क्षेत्र में नहीं आ सकती। तो इस तरह से हिंदी की अपनी विशेषताएं भी हैं। भारतीय भाषा नीति आयोग ने जो ये राष्ट्रीय कार्यशाला जगह जगह पर देश में कार्यशाला के रूप में इसका आयोजन हो रहा है,
उसके पीछे यही है कि हम अपनी भारतीय भाषाओं का संवर्धन कैसे करें। यह सच है कि जब जर्मन भाषा में और जापान जापानीज भाषा में, चाइना चाइनीज भाषा में और दुनिया के दूसरे विकसित देश अपने भाषा में ही अपनी प्रगति और विकास कर सकते हैं, वो विकसित हो सकते हैं, तो हम भारतीय क्यों नहीं हो सकते। उसके पीछे निश्चित रूप से प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी ने जो कल बयान दिया कि अगर हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया के विकसित देशों के साथ अगर प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे हैं या उनसे आगे नहीं निकल पा रहे हैं या उनसे पीछे रह जा रहे हैं, तो इसका प्रमुख कारण है कि हम एक विदेशी भाषा को ही आगे बढ़ा रहे हैं और उसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके वजह से पीछे है क्योंकि हम उस भाषा को पूरी तरह अपना भी नहीं पा रहे हैं। अगर हमको सपना देखना होगा, हमको कोई कल्पना करना होगा, कोई विचार हमारे मन में आता होगा, तो वो तो हमें अपनी भाषा में ही आ सकता है। हम अंग्रेजी भाषा में वो चीज नहीं ला सकते। तो जब हम अपनी भाषा में सोचेंगे नहीं और हम सोचेंगे कि हम कोई मौलिक शोध कर डालें, तो ये कहां संभव है? नहीं संभव है। इसलिए सो गया बालक, हमको लगता है नींद आ रही है उसको। सामने अगर कोई सोता हुआ दिख जाता है तो थोड़ा टोकना पड़ता है। तो इसलिए भारतीय भाषाओं को बढ़ाने की दिशा में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और वैश्वीकरण निश्चित रूप से वैश्वीकरण के वजह से निश्चित रूप से जो अब भी 6,500 के आसपास भाषाएं हैं, निश्चित रूप से वो दिनों दिन कम होती जा रही हैं। कल प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी ने एक चर्चा किया कि कोई भाषा का नाम लिया, बोले कि दुनिया में उसको बोलने वाले केवल 2 लोग हैं, बता रहे थे। और पता नहीं आज की स्थिति में 2 है कि 1 है कि वो भी नहीं। तो ये वैश्वीकरण के दौर में ये चीजें हो रही हैं। जैसे अगर ये अभी देखो हिंदी का बड़ा बाजार खड़ा हो रहा है तो हम हिंदी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम घर पर जरूर भोजपुरी बोलते हैं। अभी प्रोफेसर मिश्रा सर ने सुबह कहा भी था कि हम घर पर भोजपुरी ही बोलना पसंद करते हैं अपनी पत्नी से और अपने परिवार से। बहुत सी चीजें आपने बताया कि गांव से शादी करना चाहते हैं, जो हमारा लोक संस्कृति है उसका संरक्षण हो सके, हमारी भाषा हो, हमारी वाणी हो, हमारा रीति रिवाज हो, हमारा रहन सहन हो, हमारा आचार विचार हो, ये हमारी सुरक्षित रह सके। अब भाषा तो भारत तो विविधताओं का देश है। यहाँ लगभग 1,500 भाषाएं हिंदुस्तान में, देश के केवल हिंदुस्तान में लगभग 1,500 भाषाएं बोली जाती हैं। अब इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा भाषा कितना बहुभाषिक राष्ट्र है, कितना बहुलतावादी संस्कृत इसमें है। इतनी विविधता दुनिया के किसी देश में नहीं, जिसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, भारतीय संस्कृत की देन नाम का निबंध जो छोटी कक्षाओं में पढ़ाया जाता है, तो कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी वाला यह देश। एक कोस पर पानी का स्वाद बदल जाता है और 4 कोस पर जाइए तो वाणी का टोन कुछ बदल जाता है। जैसे मैं एक बार शिमला गया था, हिमाचल प्रदेश, वहां देखा वहां लोग हिंदी बोलते लगे, हर बात पर हाँ जी ये टोन रहता है उनका। थोड़ा टोन में अंतर तो आपको 4 कोस के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज जरूरत है उस भाषा के संवर्धन की, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस दिशा में आगे सोच रही है। और बाजारवाद का बहुत डर भी दिखाया जाता है। बाजारवाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम इसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम इससे प्रतियोगिता कर सकते हैं। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी या दूसरी भारतीय भाषाएं, जिसको हम कह सकते हैं कि अगर एशिया का अगर कोई संपर्क भाषा हो सकता है तो वो हिंदी हो सकती है। आप एशिया के किसी देश में चले जाइए, यदि आप हिंदी जानते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेपाल जैसे राष्ट्र में भी 53% हिंदी बोली जाती है और दुनिया के ऐसे बहुत से राष्ट्र हैं। मॉरिशस में भी आधे से ज्यादा लोग हिंदी का प्रयोग करते हैं। सूरीनाम, त्रिनाद, टोबैको ऐसे देश हैं जो अपनी
जो हिंदुस्तान से गए हैं और अपनी भाषा के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी लेकर के आज भी जीते हैं। मॉरिशस में आधा से ज्यादा हिंदी बोलने वाले लोग हैं कहा जाता है, और दुनिया के 135 देशों में लगभग जो यहाँ भारतीय लोग गए हैं, भारतीय भाषा से, चाहे हिंदी के हो, उर्दू को हो, तमिल के हो, तेलुगु के हो, उड़िया के हो, मलयालम के हो, जो भी दुनिया के दूसरे देशों में जाके प्रवासी हुए हैं, वो अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को लेकर के आज भी उसके अस्तित्व को बनाए रखे हैं। हमको भी कई बार प्रवासी भारतीय सम्मेलन में सम्मिलित होने का अवसर मिला है, और हमने देखा है बहुत से प्रवासी भारतीय लेखक, रामदेव, धुरंधर और कौन, अभिमन्यु, अनंत, ऐसे लोग, ये लोग आए हुए थे जो कि मॉरिशस में या फिजी में या दूसरे देशों में रह करके हिंदी के विकास के लिए या भारतीय भाषाओं के विकास के लिए लगातार वो प्रयत्नशील है और कार्य कर रहे हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा हिंदी नहीं बन पाई है तो ये सोचने की बात है। इसके लिए भारत सरकार को प्रयास करना होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा, जो दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी भाषा है, जिसमें 6 भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ ने मान्यता प्रदान की है, लेकिन हिंदी उसमें से नहीं है, ये चिंता की बात है। दूसरी बात, भारत को राष्ट्रभाषा बनाने, भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की भी जरूरत है। जो हिंदी राष्ट्रभाषा बनाने की अधिकारिणी है, उसे भी निश्चित रूप से भारत सरकार को उस दिशा में भी पहल करके हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दिलानी चाहिए या देनी चाहिए। इस क्रम में भारत में ही करीब, अगर 130 करोड़ आबादी है, अगर आप मानते हैं कि 130 करोड़ के पास आबादी है, 130 या 140 करोड़, तो 70-80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हिंदी भाषा बोलते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं। और इस तरह से एक पिक्चर का मैं नाम लूंगा, अवतार पिक्चर, जो कि हॉलीवुड की पिक्चर थी। स्लम डॉग मिलियनेयर, जिसका गाना जय हो लिया गया था। कई विदेशी जेलों में प्रेरणा के लिए कैदियों को गवाया जाता है। अवतार हिंदी शब्द है। और पब्लिक लैंग्वेज सर्वे ऑफ इंडिया का एक सर्वेक्षण है जिसका आंकड़ा यह बताता है कि यदि वृद्धि की मौजूदा रफ्तार ऐसे ही रही तो हिंदी 50 वर्षों में अंग्रेजी को भी पीछे छोड़ देगी। ये उसका सर्वेक्षण है। मैं अब भाषण के रूप में नहीं, बस ऐसे कुछ तथ्य आपके बीच में रखना चाहूंगा। और एक चीज की चर्चा इधर हो रही है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी हो रही है, अनुवाद पर जो विशेष जोर दिया जा रहा है। हमें अनुवाद, जैसे हम दक्षिण भारत के लोग हैं, उत्तर भारत के लोग हैं, अगर हमें वहाँ के साहित्य को, समाज को, संस्कृति को समझना है तो अनुवाद को बढ़ावा देना होगा। जब हम वहाँ की किताबों का अनुवाद हिंदी में होगा, हिंदी की किताबों का अनुवाद दक्षिण भारत की भाषाओं में होगा, तो निश्चित रूप से हम उनके और नजदीक आएंगे। और दुनिया में जो भी बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जैसे एक जगह लिखा था कि जापान में अगर दुनिया का कोई भी ज्ञान विज्ञान का कोई बड़ा खोज हो रही है, बड़े काम हो रहे हैं, तो जापानीज भाषा में वो 1 महीने के अंदर उसका अनुवाद आ जाता है, ताकि जापान के लोग उस शोध से, उस ज्ञान से परिचित हो लेते हैं। हिंदुस्तान में ये चीजें या भारतीय भाषाओं में ये चीजें जल्दी से नहीं हो पाती हैं। इस दिशा में भी भारतीय भाषा के मानने चाहने वाले लोगों को भी करना होगा, आगे बढ़ना होगा। दूसरा, अनुवाद की भूमिका भाषा की संपन्नता और समृद्धि में सहायक होती है।
हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं के संबंधों को मजबूत कर एकीकृत शब्दावली बनाने और मानकीकरण करने की आवश्यकता है। जो शब्दावली है हिंदी की और दूसरे भारतीय भाषाओं का, सबका एक मानकीकरण किया जाए, एक शब्दावली गठित किया जाए, बनाया जाए, ताकि हमारे पास भी अधिक से अधिक शब्दों की जानकारी हो, उसके अर्थों को हम समझ सकें। मॉरिशस में हिंदी, जैसा मैंने बताया, फिजी, सूरीनाम, मॉरिशस में हिंदी बहुतायत मात्रा में प्रयोग की जाती है। मॉरिशस में एक हिंदी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी। 10 दिसंबर 1926 को तिलक विद्यालय के नाम से उसकी स्थापना हुई थी। 10 दिसंबर 1935 को यह संस्था हिंदी प्रचारणी सभा के नाम से पंजीकृत हुई। श्री सोमदत्त बखोरी, पूजानंद नेमा, रामदेव धुरंधर, ये सब मॉरिशस के मुख्य धारा के लेखक हैं। और इस तरह से देखा जाए, रसिया, कनाडा, अमेरिका और दूसरे बहुत से देशों में हिंदी में पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हो रही हैं। जैसे एक रमेश राम पाल सिंह है, जो 1881 ईस्वी में लंदन से हिंदुस्तान नामक त्रिभाषी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पत्रिका का प्रकाशन किया, जो त्रैमासिक पत्रिका थी हिंदुस्तान के नाम से। रमेश राम पाल सिंह ने 1881 ईस्वी में, और 1887 से यह पत्रिका दैनिक समाचार पत्र के रूप में प्रयुक्त हुई। लंदन से प्रकाशित होती थी। विदेशी भूमि से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में सौरभ, विश्वा, विश्व विवेक नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय। चाइना से भी हिंदी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। चाइना से देखा जाए तो चीन सचित्र और जन सचित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जो चीन से यह हिंदी की पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। एक पत्रिका है शांति दूत, हिंदी की पत्रिका है, जो नॉर्वे से सर्वाधिक रूप से, नियमित रूप से प्रकाशित होती है। बहुत सी लोकप्रिय पत्रिका है। त्रिवेणी, परिचय, पहचान, स्पाइल, अप्रवासी टाइम्स आदि हिंदी की पत्र पत्रिकाएं हैं, जो विदेशों से प्रकाशित होती हैं। त्रिनाड और टोबैको में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत 1907 ईस्वी से हुई। कोहिनूर, आर्य संदेश, ज्योति आदि पत्रिकाओं में साहित्यिक रचनाओं का प्रकाशन किया जाता है। इसमें भारतीय सभ्यता एवं संस्कृत से जुड़े विषयों की प्रधानता रहती है। अमेरिका से जो पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती हैं, बस अब खत्म कर रहे हैं, 1-2 मिनट। उसमें विश्व हिंदी जगत और विज्ञान प्रकाश नाम की पत्रिका, जो अमेरिका से हिंदी में प्रकाशित होती है। और मॉरिशस से विश्व हिंदी समाचार, सौरभ और वसंत, ये सब पत्रिकाएं बताती हैं कि वैश्विक धरातल पर, आज के वैश्वीकरण के दौर में वैश्विक धरातल पर भी दुनिया के तमाम विकसित देशों में हिंदी को बोलने वाले, पढ़ने वाले, उसके संस्कृत को जीवंतता प्रदान करने वाले लोग अभी बहुत हैं। और हिंदी ही नहीं, अभी भारतीय भाषाएं, जहां से जिस भी समाज के या जाति के लोग पहुंचे हैं हिंदुस्तान के बाहर, वो अपनी भाषा को जीवंत बनाए रखे हैं, अपनी संस्कृति को जीवंत बनाए रखे हैं। और मैं मानता हूं कि भारतीय ये वैश्वीकरण के दौर में जो भारतीय भाषाएं हैं, उनका भविष्य बहुत समुन्नत है। और हिंदी भाषा खास तौर से क्या है? अच्छा, सर की है क्या? अच्छा, चीन से एक सर की भी पत्रिका निकलती है, अभी मिश्रा सर बता रहे हैं। चीन के ग्वांगझू विश्वविद्यालय, नेट पर है, चीन के ग्वांगझू विश्वविद्यालय के विदेशी भाषा विभाग से हिंदू संचेतना नामक त्रैमासिक हिंदी साहित्यिक पत्रिका का सतत प्रकाशन किया जा रहा है। यह पत्रिका डॉक्टर गंगा प्रसाद शर्मा, जो हमारे सम्मुख सर हैं,
गुणशेखर जी के मार्गदर्शन में प्रकाशित हो रही है। देखिए, बातचीत के क्रम में सर भी बताए कि चाइना से जो है त्रैमासिक हिंदी साहित्यिक पत्रिका का सतत प्रकाशन किया जा रहा है। किस नाम से है सर? आपने बताया। हाँ वही तो, वो फोन आ गया था ना, वो आचार्य जी का इंदुपुर वाले, वो कुछ होगा टेबलेट वाला मामला। तो इस तरह से मैं अपनी वक्तव्य को फिलहाल, और भी कुछ लोग कहने वाले होंगे, कहानी सुनने वाले, समय भी हो गया है काफी, 10-15। जी जी, विश्वा बोल। हाँ जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे प्रोफेसर संतोष यादव सर, अध्यक्ष हिंदी विभाग, रामजी सहाय स्नातकोत्तर महाविद्यालय। आपने बहुत ही सारगर्भित तरीके से हिंदी के बारे में हम सबको अवगत कराया कि हिंदी जब तक बाजार की भाषा नहीं बनेगी तब तक बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकती है, और तमाम पहलुओं से आपने अवगत कराया। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह आपने बहुत ही शानदार तरीके से संचालन किया और उसके बाद ये दूसरी जिम्मेदारी आपने निभाई। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे दूसरे वक्ता के रूप में डॉक्टर आनंद मोहन जी, अध्यक्ष राजनीति शास्त्र विभाग मौजूद हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं और आएँ और अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि जीपी शर्मा सर, विशिष्ट अतिथि श्री प्रकाश मिश्रा सर, संतोष सर, रेखा मैम, एन सज्जन जी तथा सभी मित्र एवं छात्र छात्राएं, इस 30